डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मैं किस गांव या शहर का रहने वाला हूँ आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पहचान बताकर बदनामी घर लेकर नहीं आना चाहता। मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। शुरुआत बचपन से करते हैं। मैं खुद को बहुत किस्मत वाला माना करता था। मैं जिस भी काम में हाथ डालता वो काम बड़ी आसानी से हो जाता। कभी कभी जब मैं स्कूल से घर आ रहा होता, रास्ते में मुझे 5-10 रुपए के नोट मिल ही जाया करते थे। लेकिन जब मैं घर आता, मेरी माँ मेरी पिटाई किया करती थी कि तुम्हें 5-10 रुपए बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तुम चुरा कर लेकर आते हो। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की थी, ये मेरी किस्मत थी। और जब मैं एक पुजारी से मिला था, उसने मेरा हाथ देखा और कहा था, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत के साथ साथ तुम्हारी बदकिस्मती भी तुम्हारे साथ चलेगी। बस थोड़ा सा सतर्क रहना, उसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें बहुत ज़्यादा गरीब भी बना सकती है। ऐसे मेरी माँ को मुझ पर भरोसा हुआ था कि रास्ते में गिरे हुए नोट मुझे क्यों मिलते हैं, मेरी किस्मत तेज़ है। और कई बार जब मैं गलियों से गुजरा करता था, मेरा ध्यान हमेशा नीचे रहता। या तो मैं सड़क को देख रहा होता या मैं नालियों को देख रहा होता। नाली में गिरे हुए कुछ सिक्के भी कभी कभी मिल जाया करते थे, और ऐसे ही मेरा बचपन निकला। सच कहूँ तो पैसों की कमी कभी नहीं हुई। हमेशा कुछ न कुछ रुपए मुझे कहीं ना कहीं पड़े मिल ही जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे नहीं पता था कि कुछ रुपए गिरे हुए मुझे मिलते हैं, भविष्य में क्या मिलने वाला है। अपने दोस्तों के साथ मैं जंगल के खंडहरों में घूमने बहुत ज़्यादा जाया करता था। मुझे तमिलनाडु के टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे लगते थे, और इस बार हम एक ऐसे किले में घूमने के लिए आए थे जिसकी कहानियाँ बड़ी अजीब थीं। रात के वक्त यहाँ पर भूतों का कब्जा होता है, कहते हैं भूत यहाँ पर नाचते हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ उस जगह का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। उसके बाद मेरे दोस्त कह रहे थे, तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, भले ही तुम किस्मत वाले हो, लेकिन अगर तुम 1 घंटे दिन के वक्त भी यहाँ पर बिताओगे ना, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। मैं ये साबित करना चाहता था। वो महल में ज़्यादा लोग आने वाले नहीं थे, मेरे दोस्त वहाँ से जा चुके थे। जिद थी मेरी कि मैं 1 घंटे यहाँ पर बिताऊंगा, लेकिन मुझे पता क्या था कि यहाँ पर जो चीज़ मुझे मिलेगी वो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो खंडहर दीवारों पर चढ़ते चढ़ते अचानक थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं ज़मीन पर धड़ाम करके गिर गया। मिट्टी नीचे की तरफ धंसने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं ज़मीन में समाने वाला हूँ। लेकिन तब महसूस हुआ, वो जो महल था ना, वहाँ अंडरग्राउंड कई कमरे बने थे, जिसकी एक छत ज़मीन में धंस गई। और वहाँ पर मैंने लकड़ी का एक बक्सा देखा। लकड़ी के बक्से के ऊपर अजीब सा निशान बना हुआ, और उस लकड़ी में एक सोने का सिक्का भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा। बक्सा साफ करके खोला मैंने तो उसमें लगभग 1000 सिक्के तो होंगे ही। आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर उधर झांकने लगा मैं। अरे अरे, खजाना ही मिल गया। पहले तो सिर्फ सिक्के मिला करते थे, अब तो सीधा सीधा खजाना मिल गया। मेरी जिंदगी बदल गई। वाह 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 वाह। लेकिन तभी मुझे पंडित जी की वो बात याद आ गई, किस्मत तुम्हारे साथ है, लेकिन बदकिस्मती भी तुम्हारे साथ साथ चलेगी, सतर्क रहना।
उस समय मैं सफेद शर्ट के साथ लुंगी पहने हुए था। सोच रहा था इतने बड़े बक्से को यहां से निकालूंगा कैसे और सतर्क किससे रहना है। क्या मेरे दोस्त मुझसे सोने के सिक्के छीन सकते हैं? हाँ, छीन सकते हैं। मैं क्या करूं? वैसे घर से ज्यादा दूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी 11 किलोमीटर तक इस बक्से को घसीट कर लेकर जाऊंगा। कोई ना कोई तो देख लेगा ना, पूछेगा इसमें क्या है, फिर दिखाना पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? मुझे लगता है अगर मैं इसे घर लेकर गया और किसी को पता चल भी गया, कोई ना भी छीने, लेकिन सरकार ऐसे अगर किसी को खजाना मिलता है तो अपना हिस्सा मांगती है और कहते हैं सारा का सारा तो सरकार हड़प लेती है। मेरे पास क्या रहेगा? 1-2 सिक्के, उससे क्या बनेगा? कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर ये सारे के सारे सोने के सिक्के मेरे पास रहे, मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे लगता है मुझे कुछ और सोचना चाहिए। घना जंगल है ना आसपास। इस बक्से को पहले तो यहां से निकालता हूं, ताकि ऐसा ना हो जमीन नीचे की तरफ धंसी है और कोई और देखने के लिए आए और उसे ये बक्सा मिल जाए। बदकिस्मती मेरे करीब है। मैंने खींचकर उस बक्से को बाहर निकाला। उस खड्डे से बाहर निकालते ही मैं घसीटने लगा और मेरी मदद कुदरत कर रही थी। बारिश हो रही थी। घसीटने के निशान साथ साथ साफ भी होते जा रहे। किसी को पता नहीं चलता कि मैं उस बक्से को घसीट कर किस तरफ ले जा रहा हूं। वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर मैं उस बक्से को घसीट कर ले जा चुका था। जानता था मेरे दोस्त मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी है उन पर। उनकी जिम्मेदारी पर इतनी दूर आया था मैं घूमने के लिए। वहां जंगल के बीच में बारिश तेज होने लगी और तब मुझे लगा क्या करूं, क्या करूं? ऐसा करता हूं, यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा यहां पर दफना देता हूं। बारिश होने लगेगी और वैसे भी निशान मिट जाएंगे, लेकिन मैं कोई खास निशानी लगाऊंगा। किसी पेड़ के ऊपर ना मेरे पास जो लाल रुमाल है वो बांध देता हूं। बस फिर क्या है, यहां आकर समय समय पर सिक्के निकालता रहूंगा, अलग अलग शहरों में जाकर बेचता रहूंगा, किसी को शक नहीं होगा। वहां पर खोदा मैंने एक खड्डा, जमीन में दफनाया उस बक्से को, एक सोने का सिक्का डाला अपनी जेब में, उसके बाद मिट्टी से बक्से को ढक दिया। बारिश के कारण काम काफी ज्यादा आसान हो चुका था मेरा। लाल रंग के रुमाल को एक पेड़ के ऊपर बांध दिया मैंने और उसके बाद अब मुझे बस यहां पर आना था। इस लाल रुमाल के जरिए मैं आसानी से ढूंढ सकता था बक्सा कहां पर है। तब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें मेरे दोस्तों की थीं। अलग अलग तरफ से आ रही वो आवाजें ये साफ बयां कर रही थीं कि मैं भटका हूं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैं भी इसी तरह जमीन पर लौटने के बाद भागता भागता दोस्तों का पीछा करने लगा। जिस तरफ से आवाजें आ रही मैं उस तरफ भागा और एक दोस्त को गले से लगाकर कहने लगा, शेर खींच कर ले गया मुझे, शेर खींच कर ले गया था, बड़ी मुश्किल से जिंदा बच कर आया हूं, भागो भागो भागो। मेरे दोस्त भी बिल्कुल मेरे जैसे थे। बहुत तेज भागे हम, सब के सब भागे। उसके बाद दोबारा उन्हीं खंडहरों तक पहुंचकर हमें सांस आई। मैं थोड़ा थोड़ा खुश भी था, बीच बीच में मुस्कुराता भी। और मेरा एक दोस्त पूछता, तुझे शेर उठाकर ले गया था, खाया नहीं, जिंदा छोड़ दिया? मैंने कहा मैंने लड़ाई की, शेर के जबड़ों को अपनी उंगलियों से ऐसे खोल दिया था। उन्होंने कहा तो उंगलियों में निशान क्यों नहीं है? मैंने कहा उसके दांत तीखे नहीं थे, कमजोर दांतों वाला शेर था वो, चबा नहीं पाया मुझे। मेरी बातों पर मेरे दोस्त यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने इतनी लंबी लंबी छोड़ी कि उन्हें लगने लगा मैं पागल हो गया हूं, कोई बंदर का झुंड उठाकर ले गया होगा। मैं सदमे में हूं। मुझे वहां से दूर ले जाया गया, मेरे गांव तक मुझे पहुंचाया गया। तब मैं पूरी तरह से खुश था। घर आकर मां को मैंने वो सोने का सिक्का दिखाया और कहा, मां इस बार कुछ गलत मत सोचना, कोई चोरी नहीं की मैंने। फिर से मेरी किस्मत ने मुझे सोने का सिक्का दिया और सोने के सिक्कों से भरा बक्सा भी दिया है। मां हम अमीर होने वाले हैं, ये गांव में रहने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे, हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर बड़ी हवेली लेंगे महंगे इलाके में। इतने सोने के सिक्के हैं, इतने सोने के सिक्के हैं, मुझे लगता है हम तो सरकार भी खरीद सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरी माँ कहने लगी, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा करो, धीरे धीरे कुछ सोने के सिक्के लेकर आना, मैं तुम्हारे मामा से बात करूंगी, कहीं ना कहीं से सिक्कों को बदलवाने का काम हम कर सकते हैं। वैसे भी वो लोहार हैं,
लोहे को पिघला सकते हैं तो सोने को भी पिघला सकते हैं। छोटे छोटे झुमके बनाएंगे, छोटे छोटे झुमके, और सुनार की दुकानों पर झुमके बेचने के लिए जाया करेंगे। आसानी से काम हो जाएगा। मेरी माँ की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद उड़ने वाली थी। कैसे उड़ने वाली थी? रात को आंधी आई, तूफान आया, और ऐसा तूफान, आधे घरों की छतें उड़ गई थीं, पेड़ नीचे गिर चुके थे, पत्तियां उड़ चुकी थीं, टहनियां टूट चुकी थी। और बाहर जाकर सुबह के वक्त जब मैंने देखा कि गांव का क्या हाल है, मुझे सदमा लगा था, क्योंकि मैंने वो जो लाल रुमाल की गांठ बांधी थी वो बड़ी हल्की सी बांधी थी, वो तो उड़ गया होगा। रुमाल उड़ गया है तो पेड़ की पहचान नहीं की जा सकती। पेड़ की पहचान नहीं की जा सकती तो खजाने को ढूंढूंगा कैसे? मैं बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा। और फिर मेरी माँ ने कहा था, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे रो क्यों रहे हो? एक बार मिला है तो दोबारा ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी किस्मत दोबारा तुम्हें वहाँ तक ले ही जाएगी। ढूंढने का काम शुरू कर दो बस। फिर क्या था, अगले दिन मैंने ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उसी खंडहर से शुरुआत की थी। मैं आगे वाले जंगल में गया तो भटक गया। पूरा दिन चलता रहा, लेकिन वो जगह ढूंढ नहीं पाया। आधे पेड़ नीचे गिरे थे, रुमाल तो मुझे किसी पेड़ पर नहीं मिला। जंगल इतना बड़ा था, जिस दिशा में मैं गया था उस दिशा में और भी आगे तक पहुंच गया, रुमाल नहीं मिला। लेकिन ज़मीन इतनी ज़्यादा थी, मैं कहाँ कहाँ खोदता, पहचान ही नहीं कर पा रहा। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था, और जेब में जो सिक्का था उसे बार बार देखता और ज़्यादा दुख होता। खजाना मिला, इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्या इसे बदकिस्मती कहते हैं? ऐसा ही तो पुजारी जी ने कहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है मुझे पुजारी जी के पास जाना चाहिए। कोई ना कोई मदद तो करेंगे ना। हाथ देखा था, किस्मत बताई थी, बदकिस्मती भी वो बता सकते हैं। बस एक बार वो बक्सा दोबारा मिल जाए, इस पर नहीं खोऊंगा, सीधा घसीटते हुए घर ले जाऊंगा। जब मैं पुजारी जी के पास पहुंचा, बातें घुमा फिरा कर कह रहा, पुजारी जी, मुझे एक चीज़ मिली थी, बहुत बढ़िया चीज़ थी। मैंने उसे जंगल में कहीं छिपा दिया। तूफान आया है, मैं कैसे ढूंढूं? पुजारी जी, कोई मदद कर दीजिए। पुजारी जी ने कहा, मैं ये काम नहीं करता, मैं धर्म के काम करता हूँ। ऐसा कोई काम है तो बताओ। हाथ देखना है तो मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैंने हाथ दिखाया और पुजारी जी ने कह दिया, वही है अब भी। 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 ज़्यादा बुरी भी नहीं होती, ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती। अच्छे कर्म करो तो अच्छी होगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी होगी। मैंने कहा, पुजारी जी, कोई बक्सा नहीं लिखा मेरे हाथ में? देखिए देखिए, कोई चौकोर आकार का बक्सा, ऊपर सिक्का सा लगा हो, बता दीजिए ना, कुछ ऐसा दिख रहा है तो। पुजारी जी ने कहा, मैं हाथों की रेखाएं देखता हूं, ये बक्से कहां से देखने लगूं मैं? रो रो कर मेरा ऐसा बुरा हाल हुआ कि मैं पुजारी जी से लड़ना चाहता था, लेकिन उस मंदिर में कई लोग थे, जानता था। एक हाथ मैं उठाता और उसके बाद मेरा हाल जो वो करते ना, सबको वहां पर भजन करना आता था और मुझे पीटते हुए सब भजन करते, और भजन के बाद मुझे भोजन भी नहीं मिलता। तो मैं उस मंदिर से बाहर आ गया। लेकिन फिर भी एक बार मैंने पुजारी जी को कहा, पुजारी जी, आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो बता दीजिए, मेरा कुछ खो गया है, आखिर कौन मेरी मदद कर सकता है? पुजारी जी सच में काम वाले थे। उन्होंने मुझे एक आइडिया ज़रूर दे दिया। उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, किसी तांत्रिक से बात करो और मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छा तांत्रिक कौन है। एक ऐसा तांत्रिक है जिसने ऐसे काम किए हैं, लोगों की ज़मीन के कागजात जो उनके बुज़ुर्गों के मरने के बाद उन्होंने कहीं छिपाए हों, वो ढूंढ कर दे देता है। उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि आप भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तुम ऐसा करो, इस गांव में जाओ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर वो गांव है, वहाँ के शमशान घाट में रात के 12 बजे वो तांत्रिक तुम्हें मिलेगा। है अकड़ू, लेकिन उसे मनाने की कोशिश करना, और बस कुछ कीमत ज़रूर लगेगी। वो लालची नहीं है, लेकिन थोड़ा भूखड़ है। खाने की कोई चीज़ ले जाना, वो खाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। उसे मजबूर करना, ऐसी स्वादिष्ट चीज़ खिलाना ना, बाद में वो कहे और खिलाओ और तुम कहना मेरी मदद करो तो मैं और खिलाऊंगा। बस मजबूर होकर वो काम करता है, लेकिन ये तरीका किसी और को मत बताना, काम का आदमी है वो।
फिर क्या था, 70 किलोमीटर दूर मैं उस शमशान घाट में रात के वक्त पहुंचा था। 12 बजे स्वादिष्ट खाना लिफाफे में डाले हुए मैं खुद रुक नहीं पा रहा था। चने भटूरे, चांप, पाव भाजी और मोमो मैं एक लिफाफे में डालकर लेकर आया था। भूखड़ होगा तो ज़्यादा खाएगा। 12 बजे मुझे वो तांत्रिक मिला। मैं 2 घंटों से यहीं पर बैठा था शमशान घाट में। मुझे नहीं पता था वो यहीं पर है। खुद को दफनाया हुआ था उसने, मिट्टी के बीच से निकला। पहले तो मैं डर गया, चीखने लगा। जैसे ही मैं चीखते हुए बाहर की तरफ पहुंचा था, पीछे से उसने आवाज़ लगाई, तो मेरे लिए आए हो? इतना अच्छा खाना लेकर आए हो तो कोई ना कोई काम है तुम्हें। रुक जाओ, मैं कोई मुर्दा नहीं हूँ जो ज़मीन से निकला हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ, साधना कर रहा था ज़मीन के नीचे। तब मैं उस तांत्रिक के पास पहुँचा। मुझे तो डर लग रहा। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी, ऐसा लग रहा था 4 आंखें हों उसके। लेकिन सर की मिट्टी को जब उसने साफ किया तो 2 ही आंखें दिखने लगी। फिर डर कम लगने लगा। उस खाने को खाया उसने और कहने लगा, वाह, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, क्या स्वादिष्ट खाना है। अब तुम जो काम करवाना चाहते हो वो भी बता दो, फिर मैं बताता हूँ वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं। फिर मैं इधर उधर झांकते हुए, घबराते हुए सच बोलना चाहता था, लेकिन मैं सच बोल सकता हूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस तांत्रिक ने कह दिया, लालची नहीं हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तुम डर रहे हो मैं तुमसे चुरा लूँगा, ऐसा नहीं है। वो चीज़ तुम्हारी है, बस मुझे कीमत चाहिए। और जो खाना तुम लेकर आए हो, ऐसा खाना एक बार और खिला दो, मेरा काम हो गया। फिर चाहे करोड़ों की चीज़ हो या अरबों की, मैं लालच नहीं करूँगा। वो चीज़ तुम्हारी, तरीका मेरा। मैं खुश हो गया। अरे वाह, काम आसान हो गया। मैंने उस तांत्रिक को कहा, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा जो मुझे खंडहर से मिला है वो मेरा है, लेकिन मैंने जंगल में छिपाया, पेड़ पर बांध दिया लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा उड़ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता वो बक्सा कहाँ पर है। तांत्रिक मेरे चेहरे की तरफ देखता गया, फिर कहने लगा, गांठ कितनी लगाई थी? मैंने कहा, 1 गांठ। आंधी आई, वो गांठ खुल गई होगी, कपड़ा उड़ गया होगा। तांत्रिक ने कहा, क्या तुमने और कोई निशान लगाए थे? क्योंकि कपड़ा तो एक पेड़ पर बांधा गया होगा, बाकी भी तो इतने सारे पेड़ हैं, और तुम उस जगह पर कैसे पहुंचोगे? कोई खास पहचान है तुम्हें? मैंने कहा, तांत्रिक जी देखिए, गलती हो गई है मुझसे। शुरू से मैं ऐसा ही रहा हूँ। किस्मत तेज है, हर चीज़ अपने आप मेरे पास आ जाती है। पुजारी जी ने कहा था बचपन में, बदकिस्मती भी तुम्हारे पास है। बस फिर क्या, बदकिस्मती मेरी थी जो बेवकूफ़ी कर बैठा। आप कुछ कर दीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, मेरी ज़िंदगी उससे संवर जाएगी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वो तांत्रिक मेरे साथ उस जंगल में आया था। उन खंडहरों से आगे उसने अपनी साधना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खंडहर के बीच बैठकर, जहाँ पर पहले वो बक्सा पड़ा हुआ था, उसकी मिट्टी लेकर उसने आसपास आग जलाई और कोशिश करता रहा। कई घंटे उसने साधना की, और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने भी बार बार घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार मेरे दिमाग में कुछ चले जा रहा है। कैसे मैं उस बक्से को लेकर गया, आसपास कैसे पेड़ थे, हर एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता गया। ये वो तांत्रिक कर रहा था। वो मेरे दिमाग में घुसकर उस जगह की पहचान करने की कोशिश कर रहा। बहुत समय लगाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और मुझे कहने लगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता था। तुम तो भूल गए उन पेड़ों को, मैं उन पेड़ों को भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जाकर किस रास्ते का तुमने चुनाव किया था, कहाँ कहाँ से तुम गुजरे थे, हर एक पेड़ की पहचान कर सकता हूँ। गड़बड़ ये है कि तूफान आया था, इतना बड़ा तूफान आया कि पेड़ गिर चुके हैं, सामने ही देख लो, उस तरफ तो तुम गए थे ना। तो मैं अब उस जगह की पहचान नहीं कर सकता, ये काम मेरे हाथ से बाहर हो चुका है। मैंने उस तांत्रिक को कहा, देखिए चीज़ कोई छोटी मोटी नहीं है, और कुछ करके देखिए, आपके पास तो कई साधनाएं हैं, कई ताकतें हैं। तब उसने अपने सर को खुजाया और कहने लगा, सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। वादा किया है इसीलिए निभा रहा हूँ। तुमने मेरा पेट भरा है और ये एक पुण्य का काम होता है। तुम अच्छे इंसान हो,
इसीलिए तुम्हारी मदद करनी ही होगी। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जाकर छवि की पहचान नहीं कर सकता। मुझे लगता है दूसरा तरीका अपनाना होगा। जंगल की चुड़ैल जंगल में हर एक चीज की पहचान कर सकती है। वो चीज कहाँ छिपी है, किसी की अंगूठी, कोई गहना अगर जमीन के अंदर भी गड़ा है 100 फुट नीचे तक वो ढूंढ सकती है। बस वो उस जंगल के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इस जंगल के साथ जुड़ी हुई चुड़ैल को तुम्हें ढूंढना होगा। जंगल की वो चुड़ैल जो आसपास 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर होनी चाहिए। वो बड़ी आसानी से तुम्हें तुम्हारा बक्सा दे सकती है, लेकिन उस चुड़ैल को ढूंढना एक मुश्किल वाला काम होगा। और नाम तो याद है ना, चुड़ैल। तो वो कोई साधारण लड़की नहीं होगी, एक शातिर शैतानी प्रेत आत्मा होगी जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन आप मेरे साथ होंगे ना। आप जो जो कहेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, गलत मैं कर ही नहीं सकता। तब उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसके बाद मेरे हाथ में एक कागज पकड़ाया और कहा, ये देखो, सफेद इच्छा वाला कागज। यहां पर तुम ध्यान लगाओ, चुड़ैल चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल करो। इस कागज के अंदर एक नक्शा बन जाएगा आसपास के इलाके का, और वो चुड़ैल तुम्हें कहां पर मिलेगी इसमें लाल रंग उभरने लगेगा। बस नक्शे के हिसाब से जंगल के उस हिस्से में जाओ, वहां पर तुम्हें जंगल की चुड़ैल मिलेगी। और जंगल की चुड़ैल तुम्हें मार भी सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांध देता हूं, जिससे वो चुड़ैल तुम्हें मार तो नहीं सकेगी, ना नुकसान पहुंचा सकेगी, कोशिश जरूर करेगी। और अगर वो सीधे तौर पर बात ना माने, मैं तुम्हें एक खास मंत्र बताता हूं। उस मंत्र से वो जंगल की चुड़ैल तड़पने लगेगी। उस पर असर होगा, उसे दर्द होगा। फिर क्या, उसे ब्लैकमेल करना। अगर वो तुम्हारा काम ना करे, उसे दर्द देते रहना। जानता हूं मुश्किल काम है, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान किसी को दर्द नहीं दे सकता। मैंने कहा, दे सकता हूं, 1000 सिक्के हैं सोने के, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब उस तांत्रिक ने कहा था, ये काम तुम्हें अकेले करना होगा, मैं इतनी दूर नहीं जाने वाला। मैं कोई पागल नहीं हूं जिसे सोने के सिक्के चाहिए। तुम्हें सोने के सिक्के चाहिए तो काम करो, ढूंढो उस चुड़ैल को। जंगल की चुड़ैल उभर आएगी इस सफेद रंग के पन्ने के ऊपर। पहुंचो वहां, करो बात, उसे अपने वश में करो। मंत्र मैं सिखा रहा हूं। वो तांत्रिक ने मुझे मंत्र सिखाए और उसके बाद वहां से चला गया। चलने लगा मैं जंगल के अंदर। लाल निशान नक्शे की तरह उभरने लगा था, बिल्कुल साफ। किस दिशा में जाना है, कितना समय चलना है, हर एक चीज मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। समय लगा, लेकिन रात के अंधेरे में मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां वो चुड़ैल का चेहरा उभर उभर कर बाहर की तरफ आ रहा था। जानता था यहां पर वो चुड़ैल है, और उस तांत्रिक ने भी कहा था, हर चुड़ैल अलग होती है और जंगल की चुड़ैल किसी औरत की प्रेत आत्मा ही होती है, लेकिन वो कितनी खतरनाक होगी ये कोई जान नहीं सकता। उसका स्वभाव कैसा होगा कोई सोच नहीं सकता। हो सकता है एक क्षण में काट कर मारने को करे, हो सकता है तड़पाए, हो सकता है मानसिक रूप से ऐसे दुख दे कि इंसान मरने को मजबूर हो जाए। चुड़ैल ताकतवर होती हैं, तुम्हें बस ये काला धागा बचाए रखेगा। उस पेड़ के आसपास घूमना शुरू कर दिया मैंने। मैं नहीं चाहता था कि पीठ पीछे से वो वार करे, इसीलिए बचता ढूंढने की कोशिश कुछ समय बाद निराशा में बदलने लगी। ना कोई आवाज, ना कुछ और। मैं उस निशान से थोड़ा दूर निकल आया था। दोबारा उस निशान के पास पहुंचा, बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अब मैं बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचा, मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। पहले पायल की आवाज, फिर घुंघरू की आवाज, फिर सांसों की आवाज। कोई बेहद करीब था, मेरे कान के पास था। तब मुझे लगा ये चुड़ैल होगी। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, तब पीछे से आवाज आई, पीछे मत मुड़ना, मैं तुम्हारे करीब ही हूं। मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, देखो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम भी मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। उसने कहा, बात करनी है तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। ये पेड़ मेरा निवास स्थान है,
जो मुझसे बात करना चाहता है उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। तुम बार बार किसी को ढूंढते हुए इधर उधर घूमे जा रहे हो। समझ गई, मुझे ढूंढते हुए आए हो सकता है तुम्हें मुझसे कोई काम हो, लेकिन अगर मुझसे कोई काम है तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। मैंने कहा ठीक है, एक तरफ से चढ़ता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, उसकी थोड़ी सी आवाज जैसे बदल गई। पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अब जैसे प्यार में नीचे खड़ी पीठ पीछे बोलने लगी थी। किस कलर का चड्डी पहना है, बता दो ना। जैसे ही उसने ये कहा मैंने छलांग लगाई, मैं नीचे उतर आया। सफेद शर्ट पहनता था मैं, नीचे लुंगी पहनता था। उसकी नजरें किस तरफ जा रही हैं, बड़ा गुस्सा आया मुझे। मैं इधर उधर झांकने लगा, वो नजर नहीं आई। तब पेड़ के ऊपर से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो, मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड़ पर चढ़ जाओ। मैंने कहा पेड़ पर तो मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम भी ऊपर जाओ। देखो तुम लड़की हो, मैं लड़का हूं, इस तरह इधर उधर की बातें मत करो। मैं तुमसे कोई खास बात करना चाहता हूं, मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर से कहा, मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड़ पर चढ़ जाओ। बिना पेड़ पर चढ़े हुए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ना जवाब दूंगी। अगर पेड़ पर नहीं चढ़े तो यहां से चले जाओ, ज्यादा समय नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत को बांधा और सोचा, चुड़ैल है, भयानक है, मुझे डरा भी सकती है, मार भी सकती है, यकीनन मेरी परीक्षा ले रही होगी। फिर से मैं एक डाली पर चढ़ने लगा और फिर से उसने पीछे से बोलना शुरू कर दिया, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। मैंने डाली के ऊपर से छलांग लगा दी। हे बेशर्म, देखो देख, ध्यान किधर जा रहा है। उसने फिर से कुछ नहीं कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कपड़े सही तरीके से पहन कर आने चाहिए थे, और जो पहनना चाहिए था वो तो मैं भूल ही गया। इसे कैसे पता चल गया। खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, उस पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन समय नहीं था वापस जाने का। मुझे यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़कर इससे बात तो करनी ही होगी, मुझे इससे काम है। मैं पेड़ पर चढ़ गया। पीछे से वो आवाजें लगाती रही, कैसी चुड़ैल थी, हर बार बस चड्डी की ही बात कर रही थी। कौन से कलर की चड्डी पहनी हो, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, ऐसी बातें करती जा रही थी। और मैं पेड़ पर चढ़ गया, एक डाली पर। मैंने टांगों को घुमाया। अब मेरी चड्डी का रंग, या मैंने चड्डी पहनी है या नहीं पहनी, वो देखा नहीं जा सकता था। वहां बैठकर मैं कहने लगा, देखो अब मैं ऊपर आ गया, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो, क्या मेरे सामने आ सकती हो। जैसे ही वो मेरे सामने आई, अजीब सी औरत थी। उसका सर उसके धड़ पर उल्टा लगा हुआ था, ऊपर मुंह था, फिर नाक, नीचे दो आंखें, जैसे किसी ने उसका सर उखाड़कर उल्टा लगा दिया हो। ऐसे मेरे सामने थी और बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे। उसके हाथ उल्टे थे, उसके पैर उल्टे थे, वो पूरी की पूरी उल्टी पुल्टी ही थी, लेकिन खौफनाक थी। उसके बाद वो मुझसे बात करने भी लगी। यहां पर मुझे ढूंढते हुए आए हो, मैं एक चुड़ैल हूं, ये तुम्हें पहले से ही पता है। थोड़ी सी शर्म आ रही है तुम्हें, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर कोई ठरकी या बेगैरत होता तो खुश होता, लेकिन तुम शर्माए, इसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो। फिर मैंने उससे सीधा सीधा बात की, देखो तुम एक चुड़ैल हो, बहुत ताकतवर भी हो। मुझे ऐसे मंत्र आते हैं जिससे मैं तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ, इसीलिए बस मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें ज़्यादा सज़ा नहीं दूंगा। उसने कहा, सज़ा? कैसी सज़ा? चड्डी नहीं पहन कर आए हो ना, इसीलिए सज़ा देना चाहते हो ना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले जो डर था वो खत्म होने का नाम ले चुका था। बार बार चड्डी की बात क्यों किया जा रही है। मुझे गुस्सा आया। फिर मैं कहने लगा, लगता है उन मंत्रों से तुम्हें सज़ा देनी होगी। मैंने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर समझ में आया आधे मंत्र तो मैं भूल चुका हूँ। एक बार सुने और मुझे लगा था मैं समझ गया। मंत्र काफ़ी कड़े और सख्त थे, वो शब्द मैं भूल गया। फिर वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे करीब थी। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था, चड्डी नहीं पहनी मैंने। और उसने कहा,
सब पता चल रहा है। मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा, देखिए, मैं यहाँ शिकार होने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस आपसे छोटा सा काम है। मेरा एक खजाना है जो मैंने गलती से ज़मीन में गाड़ दिया था। आप एक जंगल की चुड़ैल हैं, आपके पास वो ताकत है। मैं आपका कोई काम कर सकता हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए, दोनों का फ़ायदा होगा। आपको मुक्ति चाहिए ना, मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। उसने कहा, मुझे मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए, ना मुझे शक्ति चाहिए। दोनों बहनें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चुड़ैल बातों का बतंगड़ बनाना जानती थी, जैसे ज़्यादा औरतें और लड़कियां करती ही हैं। मेरा पाला किसी लड़की से पड़ा था, भले ही मर चुकी थी तो लड़की ही ना। इसीलिए मुझे लगा मुझे सीधे सीधे इसे मनाना होगा। हाथ जोड़कर मैं कहने लगा, मेरी मदद कर दो, जंगल में मेरा एक बक्सा है, ढूंढ दो, मेरी मदद करो। उसने कहा, ऐसे सीधे सीधे कहो ना, सिर्फ तुम्हारी मदद करनी है, मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं इस पेड़ के साथ बंध चुकी हूँ, एक श्राप की तरह। तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा, उसके बाद मैं पेड़ से दूर जा सकूंगी। अब तुम्हारा वो जो खजाना है, वो जो बक्सा है, अगर तो पेड़ के नीचे है फिर तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर इससे 10 फुट की दूरी पर है फिर मैं ढूंढ नहीं सकती। पेड़ से आज़ाद हो गई तो 20 किलोमीटर की दूरी तक बड़ी आसानी से मैं ढूंढ कर तुम्हें दे सकती हूँ कि वो खजाना कहाँ पर है। तुम्हें कबूल है? मैंने कहा, कबूल है। उसने कहा, 3 बार कहो। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करने आया हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ, मुझे बात मंजूर है। उसने कहा, तो तुम्हें इस पेड़ को काटना होगा जिससे मैं आज़ाद हो पाऊँ। तब मैं इधर उधर झांकने लगा। कुल्हाड़ी लेकर आनी होगी। उसने मुझे बालों से पकड़ा और हवा में लटका दिया। फिर कहने लगी, बात पूरी सुना करो। मैंने कहा, जी। फिर उसने कहा, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते, एक चुड़ैल की ताकत इससे जुड़ी हुई है। इस पेड़ को मैं काटने नहीं दूंगी। एक इंसान काट सकता है, किसी माली की प्रेत आत्मा, और मुझे पता है किस माली की प्रेत आत्मा से इस पेड़ को काटा जा सकता है। मुझे भी इंतज़ार था कोई इंसान इस पेड़ के पास आए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ, जंगल में घर बसाना चाहती हूँ। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगी। तुम्हें यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव के कब्रिस्तान में जाना होगा। उस कब्रिस्तान में माली की आत्मा मिलेगी। उस माली की आत्मा से तुम्हें बात करनी होगी और वही माली की आत्मा इस पेड़ को काट सकती है, क्योंकि पेड़ों को काटने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है। जिस इंसान ने ज़िंदगी में जो काम किए हों वो मरने के बाद वैसे काम कर सकता है, अलग नहीं। जैसे मैंने ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं कि मैं चुड़ैल बनी हूँ, चुड़ैलों वाले काम करूँगी अब भी। उसी तरह वो माली था ज़िंदगी में, अब भी पेड़ों को वो काट सकता है। तुम्हें उस माली को लेकर आना होगा। मैंने अपने सर को पकड़ लिया। पहले तांत्रिक, उसके बाद चुड़ैल, अब ये माली की प्रेत आत्मा। मुझे बस एक बक्सा चाहिए, इतने सारे लोग नहीं चाहिए। उसका उल्टा चेहरा, पता भी नहीं चल रहा था वो गुस्से में है या प्यार से बोल रही है। जब चड्डी की बात करती बड़े प्यार से करती, जब गुस्सा दिखाती बहुत भयानक दिखाती और बालों से पकड़ कर लटका देती। मैंने हामी भर दी और कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। छोड़ दिया उसने और हंसते हुए कहने लगी, सबसे पहले चड्डी ज़रूर पहन लेना, उसके बाद उस कब्रिस्तान में जाना। मैं वहां से निकल लिया। उसके बाद दिन हो चुका था। सड़क पर पहुंचकर मुझे अब उस गांव तक जाना था। भूखा प्यासा मैं उस गांव तक पहुंच गया। सोने का सिक्का मेरी जेब में था, लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकता था। यही कारण था दिन के वक्त कब्रिस्तान में बैठा आवाज़ें लगाने लगा, माली, माली कहाँ है? कब्रिस्तान में काम करने वाला मुझे एक खेतों वाली जगह में भेज चुका था। कहने लगा, माली तुम्हें वहां पर मिलेगा। सोच समझ नहीं होती, जब भूख होती है। भूखा उस जगह पहुंचा और उस माली से बात की, एक पेड़ काटना है। मैं सोच ही नहीं पाया, दिमाग काम ही नहीं किया। मुझे एक प्रेत आत्मा को लेकर आना था, एक असली माली को नहीं। मैं असली माली को लेकर आया, जिसका चेहरा भद्दा था। दिन की रोशनी में भी मुझे नजर आ रहा। मुझे लगा ये वही होगा।
जैसे ही चुड़ैल ने उसकी पीठ पर बड़ी बड़ी खरोंचें बनाई, पीठ पर निशान बनाए, भागा वो इतनी तेज। और फिर उस चुड़ैल ने मुझे बालों से पकड़ा, लटकाया और कहने लगी, चड्डी नहीं पहने हो ना, चड्डी भी नहीं पहने और इसी के साथ माली भी कोई और ही ले आए, मरना चाहते हो? मैंने उससे माफ़ी मांगी और फिर से दोबारा उस गांव तक पहुंचा। रात का वक्त हो गया था और सबसे पहले तो मुझे खाना ही खाना था। मुझे एक मंदिर के बाहर जहां भंडारा चल रहा था वहां खाने का मौका मिला और खाना खाने के बाद मैं पहुंच गया कब्रिस्तान। रात के वक्त उस कब्रिस्तान में कोई नहीं था, ना चौकीदार ना कोई और। तब मुझे बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मौजूद कोई नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे से आवाज़ एक ही, काट दूंगा, काट दूंगा, सबको काट दूंगा। मैं डर गया, मैं कटना नहीं चाहता था। एक चुड़ैल से बचने के लिए कलाई पर काला धागा बांधा हुआ था, लेकिन काम मुझे जल्दी करना था, इसीलिए वापस तांत्रिक के पास जा नहीं सकता था। मुझे उस प्रेतात्मा से बात करनी होगी, वो माली की प्रेतात्मा। फूलों से आसानी से उसे फंसाया जा सकता है। कब्रिस्तान के बाहर लगे फूलों को जैसे ही मैंने उखाड़कर अंदर पैर रखा, फिर से आवाज़ आई, काट दूंगा, सबको काट दूंगा। मैंने अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुकाई और पेड़ के पास गया। हाथ जोड़कर मैं कहने लगा, मेरी मदद कीजिए, माली है ना आप, आपके लिए फूल लेकर आया हूं। पेड़ के ऊपर बैठा एक आदमी छलांग लगाकर नीचे उतर आया, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन को छुए वो जमीन के अंदर चला गया। वो कोई इंसान नहीं था, एक प्रेतात्मा थी जो जमीन के अंदर चली गई और छलांग लगाकर पीछे से निकला। जैसे ही मैंने पीछे देखा मेरी सांसें रुक गई। दिखने में भयानक था और हाथ में एक आरी, जबान पर बस यही शब्द थे, काट दूंगा, सबको काट दूंगा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाला। 1000 सोने के सिक्कों का सवाल था, इसीलिए मैंने उसको कहा, आपके लिए फूल लेकर आया हूं, आप मुझे तो नहीं काटेंगे ना? उसने कहा, नहीं, तुम्हें तो नहीं काटूंगा, लेकिन एक काम करो, क्या मेरे लिए छोटा सा काम करोगे? मैंने कहा, जी जी, अगर आप भी मेरे लिए काम करेंगे तो मैं भी आपके लिए छोटा सा काम करने को तैयार हूं। उसने कहा, थोड़ा सा खड्डा खोदो ज़मीन में। मैंने थोड़ा सा खड्डा खोदा। फिर उसने कहा, अपने पैर खड्डे में रखो। मैंने पैर खड्डे में रख दिए। फिर उसने कहा, पैरों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालो। मैं मिट्टी डाल ही रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आरी लेकर मेरी तरफ भागा और मैं छलांग लगाकर खड्डे से बाहर आ गया। रुक गया वो, फिर कहने लगा, तुम बाहर क्यों आ गए? जमीन के बीच रहो ना, तभी तुम पेड़ की तरह दिखोगे, और मैं सिर्फ पेड़ों को काट सकता हूं, ऐसे तुम्हें काट थोड़े ना पाऊंगा। तुमने पूछा ना, क्या मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं? अगर तुम खड्डे में रहे तभी तो मार सकूंगा, करके तो दिखाने दो जरा। मेरी सांसें रुकी हुई थी, मैं भागा, पेड़ के पीछे छिप गया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ पेड़ों को काटता हूं। मैंने कहा, मैं खड्डे में था तो मुझे पेड़ समझ लिया, ऐसे बाहर निकाला हुआ पेड़ समझकर काट दिया तो मैं क्या करूंगा? उसने कहा, नहीं काटूंगा, माली हूं, इंसान को नहीं मारता। इंसान जमीन के ऊपर होते हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, पेड़ मत बनना। मैंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, किस काम के लिए आए हो? यहां पर आए हो, मुझसे डर भी रहे हो, लेकिन फिर भी भाग भी नहीं रहे, तो काम लगता है मुझसे, मरे हुए से तुम्हें क्या काम? मैंने कहा, एक छोटा सा पेड़ काट दीजिए, पेड़ की मालकिन खुद चाहती है कि वो पेड़ कट जाए, आप मेरे साथ चलिए, उस पेड़ को काटना है। उसने कहा, तो काम है, चुड़ैल का पेड़ काटना है, शापित जंगल की चुड़ैल, उसका पेड़ मैं काटूंगा तो वो आज़ाद हो जाएगी। ये काम है, तुम्हें कोई खास काम होगा, लेकिन मेरा भी काम करना होगा। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, जमीन पर 2 बार पैर मारा और मैंने कहा, अब तुम्हारा भी काम है? ऐसे तो मैं हर किसी का काम करता रहूंगा, आगे करता रहूंगा, मेरा काम कब होगा? हर किसी को अपना काम याद आ जाता है। उसने कहा, काम तो करना होगा, छोटा सा काम है। मरने से पहले कुछ कागजात थे, कुछ चिट्ठियां थी, मैंने संभाल कर रखे थे,
अपनी बीवी से प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया, मैंने सीवरेज की लाइन के अंदर उस बक्से को छिपा कर रखा था। बस उस बक्से को निकाल लो, उस बक्से को मेरे घर तक पहुंचा दो, बस छोटा सा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम ये काम करोगे? मैं अब क्या कर सकता था? मैंने हामी भर दी। वो मेरे साथ था, वो ये काम नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझसे करवाना चाहता था। अब उसने कब्रिस्तान को छोड़ दिया था, सीवरेज लाइन में घुसा था। इतनी बदबू, इतनी बदबू, ऐसी जगह कोई बक्सा क्यों छिपाएगा? मेरे सवाल का उसने उत्तर नहीं दिया। जैसे ही मैंने बक्सा निकाला, इतना गंदा बक्सा जिसे धोने में आधा घंटा लग गया, फिर उसके अंदर कई चिट्ठियां, कई कागज। उसने कहा मेरी बीवी को देकर आना, कुछ कहना मत, दरवाज़ा खटखटाना, दरवाजे के आगे वो बक्सा रख देना, फिर भागकर वापस आ जाना, बस इतना काम है। देख लेना मेरी बीवी उसे उठा ज़रूर ले। मैंने वैसा किया। एक घर के आगे दरवाज़ा खटखटाकर बक्सा रख दिया। एक औरत निकली, बक्से को देखकर रोने लगी, फिर घर के अंदर चली गई। वो माली भी रोने लगा था, जिसके बाद जंगल में मेरे साथ चलने लगा। वो चलकर सफ़र तय कर सकता था और मुझे इतनी दूर चलकर जाना था, चुड़ैल के उस पेड़ तक। वो मेरे साथ चलता गया। मुझे लगा मजबूर होगा, बेचारा अपनी बीवी को अलविदा तक ना कह पाया। मैंने उसको कहा, तुम ये चिट्ठियां मरने से पहले दे सकते थे। प्यार का इजहार हमें पहले ही कर देना चाहिए, छिपाकर कुछ नहीं रखना चाहिए। उसने कहा, इन चिट्ठियों में प्यार का इजहार नहीं था। मेरी बीवी हर बार मुझे बुरा भला बोलती थी, मेरे परिवार को बुरा भला बोलती थी, तो उसकी माँ को गालियाँ देता था, उसके बाप को गालियाँ देता था, उसके भाई बहन को गालियाँ देता था, लेकिन सामने दे नहीं पाता था, तो चिट्ठी में लिखकर बक्से में रख देता था। समय आने पर बक्सा खोलूंगा, उसे कहूँगा इतनी गालियाँ दी हैं तुम्हें, मैं तो मर गया, लेकिन तुमसे ये काम ज़रूर करवाया। देखो कैसे रो रही थी, जिंदगी नर्क बना दी थी मेरी, आखिर तुमने दिल खुश कर दिया। मैं उसे देखता रहा, नजरें हट ही नहीं रही थी। जानना चाहता था वो मरा कैसे। फिर मैं समझ गया, ऐसे काम किए होंगे तो मरना तो तय ही था ना। जंगल में चलते चलते टांगे दर्द करने लगी। जैसे ही उस चुड़ैल के पेड़ तक मैं उस प्रेतात्मा को लेकर गया। चुड़ैल ने कहा, चड्डी नहीं पहने हो ना, और जिसे लेकर आए हो चड्डी तो उसने भी नहीं पहनी, वो तो मरा हुआ है, तुम तो जिंदा हो ना। मैं चिढ़ गया। मैं कहने लगा, तुम्हें मेरी चड्डी की फिक्र है, लुंगी पहनी तो है मैंने, और मैं तुम्हारा पेड़ काटने के लिए इसे लेकर आया हूँ। माली, काटो पेड़, जल्दी काटो, मुझे इसके पास नहीं रहना, बस एक छोटा सा काम है, ये मेरा काम कर दे, फिर इसके पास कभी नहीं जाऊँगा। चड्डी पहनी है नहीं पहनी, किस रंग की पहनी है, बस यही पूछती रहती है। उस माली ने उस आरी से उस पेड़ को 30 सेकंड में काट दिया। वो चुड़ैल आज़ाद हो गई और सबसे पहले उसने माली को ही मारा। उस माली की आत्मा को उसने परलोक में भेज दिया। मरा हुआ वो पहले भी था, लेकिन आत्मा को कहीं दूर भेज दिया। मेरी आंखों के सामने धज्जियां उड़ाई उस आत्मा की उसने। फिर वो चुड़ैल मेरी गर्दन के करीब आकर कहने लगी, धागा नहीं पहना होता तो मार चुकी होती, लेकिन वादे के अनुसार तुम्हारा काम करना है, चलो मेरे साथ। महसूस हो रहा है मुझे इस जंगल में कहाँ कहाँ क्या क्या दबा है, हर चीज़ ढूंढ सकती हूँ। तुम्हें बक्सा चाहिए जिसमें सोने के सिक्के हैं, दिख चुका है, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती, ना तुम उड़ सकते हो, चलकर जाना होगा। चलते चलते पहले ही टांगें टूटने की कगार पर थीं, अब इसने भी चलने के लिए कह दिया। चलने लगा मैं उसके साथ। चलते चलते जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ पर वो खंडहर था। कहने लगी, यहाँ पर था वो बक्सा पहले, यहाँ से घसीट कर कहीं ले जाया गया है, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे खुशी हुई, वो मुझे सही दिशा में ले जा रही थी। मैं उसके पीछे चलता गया। फिर वो ऐसी जगह लेकर गई जहाँ मिट्टी खोदने के लिए कहा उसने। मिट्टी खोदी मैंने, मुझे लगा बक्सा मिलेगा। लाल रंग का कपड़ा निकला,
फिर वो हंसते हुए कहने लगी, ये निशानी थी लाल कपड़ा। सोचा पहले लाल कपड़ा ढूंढ दूं, इसे संभाल लो, इसे पेड़ पर बांधो निशानी के लिए। ये पहली गलती थी, तूफान के कारण ये कपड़ा उड़ गया, इसे संभाल लो। मेरा सर फटने को आ गया था। गुस्से में मैं बोल पड़ा, मुझे बक्सा चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। बक्सा कहाँ है, बक्सा बताओ, थक गया हूं मैं। मुस्कुराते हुए कहने लगी, लाल रंग की चड्डी पहन कर आओ। मैंने कहा, चड्डी? तुम चड्डी चड्डी करती रहती हो, बक्सा बताओ। आगे बढ़ने लगी हंसते हंसते, कहने लगी, मैं तो मजाक करती हूं। मरी हुई चुड़ैल के पास बातों की सिवा क्या होता है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूं, अब आजाद हूं। पहले तो पेड़ से बंधी थी, कुछ ही चीजों को देख पाती थी, इसीलिए चड्डी पर ध्यान रहता था ज्यादा। मुझे एक खास जगह पहुंचाकर कहने लगी, खोदो, निकलेगा वो बक्सा और मुझे अलविदा कहो। काम कर दिया मैंने कहा, भाग जा यहां से। गुस्से में भाग गई वो। खड्डा खोदकर बक्सा निकाला मैंने, सोने के सिक्के उसमें मौजूद थे। अंततः मैंने उस बक्से को ढूंढ लिया। रास्ता मुश्किल था, मंजिल मिल गई। घसीटने लगा, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, मैं अब इसे दफनाऊंगा नहीं, इसे तो लेकर जाऊंगा। आंधी चलने लगी। फिर से आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ बहुत हिल रहे। मैंने कहा, मैं उड़ जाऊंगा लेकिन बक्से को छोड़ूंगा नहीं। वो बक्से को पूरी रात घसीट घसीट कर अपने घर तक लेकर आया था। कपड़े से बांध कर लपेटा था ताकि कोई पहचान ना पाए। लुंगी बार बार खुल जाती, लेकिन डर तो उस बक्से का था। इज्जत भले ही लुट जाती, लेकिन बक्सा लुटना नहीं चाहिए था। घर पर पहुंचने के बाद फटे हुए कपड़े थे मेरे, लेकिन सोने के सिक्कों से भरा हुआ वो बड़ा सा बक्सा घर तक ले ही आया। बस बदकिस्मती यहीं तक थी। एक एक सिक्के को पिघला पिघला कर, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग सुनार के पास जाकर बेचा था मैंने। 4 सालों तक उन सिक्कों को धीरे धीरे बेच पाया था। ऐसे अपनी जिंदगी को बदला था। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से नहीं मिलती। इतनी मुश्किलों को झेल कर मैं इतना अमीर बन पाया। आज भी मेरे बच्चे पूछते हैं, पिताजी आपने क्या किया था, आपने इतने रुपए कैसे कमाए। मैं उन्हें कभी नहीं बताता अपनी ये कहानी, इसे खुद तक सीमित ही रखता हूं। ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो बताई नहीं जानी चाहिए। इन घटनाओं को खुफिया ही रखना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या बताऊंगा अपने बच्चों को। एक तांत्रिक से चुड़ैल तक पहुंचने का वो सफ़र, चुड़ैल से उस प्रेत आत्मा तक पहुंचने का सफ़र कितना भयानक था। क्या क्या मैंने सहा। मेरे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। यही कारण है मैंने अपने गांव का आपको नाम नहीं बताया था। आज भी मेरे गांव में लोग ये जानना चाहते हैं, कहां से हमारा परिवार गरीब से अमीर हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं किसी को नहीं बताता, और आप भी किसी को मत बताइएगा।